अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाअू अबाहुम इशाअन यबकून। क़ालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु वतरकना यूसुफ़ इन्द मताइना फ़अकलहु ज़ि'ब वमा अन्त बिमुअ्मिनिन लना वलौ कुन्ना सादिक़ीन। वजाअू अला क़मीसिही बिदमिन कज़िबिन क़ाल बल सव्वलत लकुम अन्फुसुकुम अम्रन फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। वजाअत सय्यारतुन फअरसलू वारिदहुम फअदला दल्वहु क़ाल या बुश्रा हाज़ा गुलाम वअसर्रूहु बिज़ाअह वल्लाहु अलीमुम बिमा यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुरान करीम का बाबरकत कलाम जिसकी बदौलत आपकी और मेरी सांसों की हरारत बाकी रहती है, और ये वही कलाम है जिसकी बदौलत हमारा पूरा न्यूरोटिक सिस्टम, हमारा पूरी नफ्सियात और हमारा चलना फिरना पूरे तवस्सुत से कायम रहता है। वही कलाम है जिसकी पावर से बड़ी बड़ी ऐसी बलाएं रद्द होती हैं जो शायद इंसानी आँख देख नहीं सकती, इंसानी अक्ल तसव्वुर नहीं कर सकती। तो यही सारे मामलात हैं। जज़ाकल्लाह खैर। कारी इनाम करीम फरीदी साहब बड़ा खूबसूरत क़रात इन्होंने फरमाई, और मुझे बड़ा दिली खुशी हुई कि आज हमने इस प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो तिलावत कलाम पाक से किया है। तो आगाज़ हुआ चाहता है, आज को खुशामदीद कहते हैं आज की इस ट्रांसमिशन में। और इस ट्रांसमिशन में जो आज हमने टॉपिक लिया है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो तकरीबन पाकिस्तान के हर घर का मसला है। वो हर घर का मसला अभी है या कुछ सालों के बाद होने वाला है या हो जाएगा, या आज से कई सदियों पहले तक भी था, मज़ीद होगा भी। तो इस पर हम रहनुमाई लेते हैं। हमेशा हमें रहनुमाई कहाँ से मिलती है? हमें मिलती है हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके नक्शे कदम पर। वो क्या करते थे वो कर लीजिए, ठीक है। उनके सहाबाए कराम क्या करते थे, अहकामात क्या दिए गए, मेरे कुरान ने क्या हुक्म दिया, तो उसके बाद रहनुमाई लेने के बाद हम फैसला करते हैं। टॉपिक ये है कि हम अपने बेटों और बेटियों का रिश्ता तय करना है, जो कि इंतहाई मुश्किल तरीन काम है। उसके बारे में जो हमारा दीन इस्लाम है, जो मुकम्मल जामे और कामिल दीन है, वो हमें क्या रहनुमाई करता है, क्या करें।
अगर हम किसी बेटी को देखने के लिए जा रहे हैं, हम लड़के वाले हैं, तो हम क्या करें, वहाँ क्या होना चाहिए? अच्छा, कोई लड़की वाला अगर लड़के वाले को देखने के लिए आ रहा है तो क्या होना चाहिए? वो कौन सी शराइत, पिलर्स हैं जिसके ऊपर इस रिश्ते की इमारत को खड़ा किया जाए? यानी कि वो उसूल क्या मुरत्तब किए गए हैं, दीन ने वो क्या मुरत्तब किए हैं जिसकी बुनियाद पर इस रिश्ते को, चाहे वो बेटी का रिश्ता बेटे की तरफ है, आप बेटी वाले हैं या आप बेटे वाले हैं, दोनों सूरतों में क्या किया जाए? इसके लिए हमने रहनुमाई लेनी है। हमारे साथ मुफ्ती अबू हमज़ा ज़फ़र जब्बार साहब मौजूद हैं, उनके बड़े मशकूर हैं, हमारे लिए हमेशा वक्त निकालते हैं। लेकिन उससे पहले कि इस टॉपिक की तरफ हम जाएं, बख्त अली ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कहते हैं कि हमें पहले कलाम सुनाएं और फिर उस कलाम सुनने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं।
शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा लगा। शफ़क़त अमानत अली साहब के ये फ़र्जंद हैं, रफ़ाकत अली ख़ान साहब के, सॉरी रफ़ाकत अली ख़ान साहब के फ़र्जंद हैं, जिन्हें आप जानते हैं, और वो पूरी झलक दिखाई दे रही है। वो पूरा जेस्चर, पोस्चर, आवाज़ का ज़ेरो बम, वो सब वो सुर के तालमेल वो उसमें नज़र आ रहे हैं। तो बहरहाल अल्लाह इनको जज़ा दे, अल्लाह इनको इस्तकामत दे, इनको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे, हमारी दुआ है। इनके वालिद साहब ने बहुत मेहनत की है ज़िंदगी में, और जो मेहनत करता है वो कामयाब होता है, वो किसी भी रंग में हो। और वो जब से मनक़बत पढ़ते हैं और जिस तरह से वो सलाम पेश करते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आले रसूल पर, क्या बात है, मतलब राज़ी हो जाता है दिल, सुकून में आ जाता है। ये बहुत ज़रूरी होता है। तो जनाब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक ये था कि बेटों और बेटियों का रिश्ता इस वक्त पाकिस्तान का मुश्किल तरीन काम बन चुका हुआ है। क्या किसी खातून को, किसी बेटी को, लड़की को खुद अपनी मर्ज़ी से शादी करनी चाहिए? इसके ऊपर इस्लाम क्या कहता है? लेकिन ज़ाहिर है इस्लाम का जो पैटर्न होता है वो बाज़ औक़ात उस सोशल सेक्टर जिस इरा के अंदर हम चल रहे होते हैं उसके मुताबिक कुछ ढलता भी है। जैसे अरब ममालिक के अंदर चोगा पहना जाता है, हमारे यहाँ शलवार कमीज़ पहनी जाती है। जैसे इस्लाम के दौर के अंदर तलवारों के साथ लड़ा जाता था, घोड़ों के ऊपर बैठा जाता था, लेकिन अब तलवार का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, अब तो गोलियां चलती हैं, अब तो बंदूक होती है। तो कुछ चीज़ें मॉडिफाइड होती हैं, लेकिन वो इजमा होता है, वो कयास होता है, उसके ऊपर बहुत सारे मुफ्तियान कराम एक फ़ैसला करते हैं और आगे बढ़ते हैं, फिर वो चीज़ें चेंज होती रहती। तो क्या ख़वातीन अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती हैं किसी मर्द के साथ? कोई मर्द किसी खातून से अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकता है? इसमें जो माँ बाप का एक रोल होता है, वो माँ बाप का जो किरदार है, वो जो दो अफराद हैं जो आपकी और मेरी मर्ज़ी से नहीं है, ये जो दो अफराद हैं, आप किसी और के भी बेटे हो सकते थे, आप किसी और की भी बेटी हो सकती थी। तो ये जो दो अफराद, एक माँ एक बाप, इसी की आप बेटी या बेटा हैं, ये क्यों है? ये एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है। इस प्रोग्राम के आखिर में ये मैं फ़लसफ़ा आपको बड़ी तफसील से समझाऊंगा, क्योंकि मुझे इस फ़लसफ़े की समझ आ गई है कि ये दो अफराद क्यों हैं और रिश्ता करने के मामले में इन दो अफराद का क्या किरदार है और ये क्यों होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और इस्लाम में जो रिश्ता तय करना है उसके बारे में हमें इस्लाम, हमारा दीन क्या रहनुमाई करता है। मुफ्ती अबू हमज़ा ज़फ़र जब्बार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात का मामले को आगे चलाते हैं और आगाज़ करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि इस्लाम जो दीन है ये रिश्ता तय करने के लिए किसी बेटी का और बेटे का, दोनों मुख्तलिफ पैराए हैं, इसके लिए क्या अहकामात हैं और क्या रहनुमाई फरमाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाम मुर्तज़ा साहब, आपका इंतहाई शुक्रिया। और आज तो बिलखसूस मैं आपको खिराज पेश करता हूँ इस बात पे कि आपने रमज़ान मुबारक के रहमत भरे महीने में, बरकतों वाले महीने में एक ऐसे मौजू का इंतखाब किया है जिससे हर घर और हर माँ और बाप मुतासिर हैं, मुब्तला हैं। बिल्कुल ऐसे। यकीनन मेरा अल्लाह आपको इसका अजर देगा। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि हम बुनियादी तौर पे पीछे थोड़ा सा चले जाएं समझने के लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ज़मीन पे जो पहला रिश्ता कायम किया है ना, वो मियाँ और बीवी का है। इस जमीन पे जो रिश्ता पहला कायम हुआ वो मियाँ और बीवी का, वो मियाँ और बीवी का है। हजरत आदम अला नबी ना अलैहि सलातु वस्सलाम और अम्मा हव्वा का। ये मतलब इतना अहम रिश्ता है हमारी ज़िंदगी में कि कायनात के मालिक ने सबसे पहला रिश्ता ये जोड़ा है। दुरुस्त। अब आ जाएं इस दौर में कि हम अपनी बेटियों के रिश्तों की वजह से परेशान क्यों हैं। हमारा माहौल कुछ इस
रोज़ा है, इस सूरत में वैसी बन जाती है सूरत हाल। कोई बात नहीं, बेटियों का रिश्ता जो है ना, आज सबसे बड़ा मुश्किल काम इन दिनों चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हर बंदा घर घर में परेशान है और कई सालों से रिश्ते ढूंढ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब फौरी तौर पर रिश्ता मिलता, को ऐसे हैं जिनको इमीडिएटली मिल जाता है, रिश्तेदारों में मिल जाता है और वो होता भी है, अच्छा भी है। लेकिन मोस्टली आप जाकर ज़रा कोर्ट्स देखें, फैमिली कोर्ट्स देखें, बहुत बुरे हाल है। तो मसला अब सिर्फ यही नहीं है कि रिश्ता सिलेक्ट कैसे करें, रिश्ता निभाए भी कैसे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ब्रेक ले लेते हैं, मुख्तसर से एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्रेक के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। तो जिस मामले की तरफ हम बढ़ रहे थे, तो हमने ये तय कर रहे थे हम कि बड़ा मुश्किल काम हो गया है आजकल के दिनों में बेटे और बेटियों का रिश्ता तय करना। तो मुफ्ती अबू हमज़ा ज़फ़र जब्बार साहब, आप अपनी बात जारी रखिएगा। आप फरमा रहे थे कि हमें बहुत कुछ थोड़ा अरसा पहले जाना पड़ेगा, जब कुछ अरसा पहले इस तारीख में जाना पड़ेगा जिससे हम इसकी रोशनी हासिल कर सकते हैं। जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ज़मीन पे जो पहला रिश्ता तय किया वो मियाँ और बीवी का ही है। जी, ये इतना अहम रिश्ता है हमारी माशरती ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगियों में। लेकिन आज हमारे घरों में बेटी का रिश्ता करना मकसूद हो तो हम किन किन परेशानियों से गुज़रते हैं, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, और वो बाप भी जानता है, वो माँ भी जानती है जो इस प्रोसेस से गुजर रही होती है। जी, मैं ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलता हूँ कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रहनुमाई फरमाएं कि हम अपने बच्चों और बच्चियों के रिश्तों की से किस तरह मतलब ये रिश्ते तय करें, क्या वो बुनियादी उसूल हों। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि 4 चीज़ें हैं। नंबर 1 हसब और नसब, दूसरा है माल और दौलत, तीसरा है हुस्न और जमाल, और चौथा है दीनदारी। अब यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बात मुकम्मल नहीं की, इसकी वजाहत फरमाई। फरमाया मक्का के जो काफिर थे, मक्का के जो काफिर थे वो हसब और नसब को देखते थे। ठीक है। यहूदी जो हैं, फरमाया वो माल और दौलत देखते हैं। हुस्न और जमाल ईसाई देखते हैं। और चौथी बात, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों, तुमने दीनदारी देखनी है। तुमने अपने बच्चों और बच्चियों के रिश्तों को तय करते वक्त दीनदारी देखनी है। मुर्तज़ा साहब, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि ये चौथा पॉइंट तो हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो गया है। ये पहली दीन रह गई है। जी, हम स्टेटस की तरफ भाग रहे हैं कि बच्चा जो है वो खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखता है, गाड़ी वाला है, अच्छा उसके पास बिजनेस है या अच्छी जॉब है, गाड़ी है, अच्छा घर है, तो क्यों ना हम अपनी बच्ची का रिश्ता कर दें। फिर यहाँ से प्रोसेस शुरू होता है। प्रोसेस कैसे शुरू होता है कि जनाब कोई बताता है कि एक लड़का है, अगर आप अपनी बच्ची का रिश्ता करना चाहते हो तो माँ बाप फौरी तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है, हम मतलब अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए। एक मिनट ज़रा रुकिएगा सब। अभी मुझे बताया गया है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं शिबली फराज साहब, वो ज़रा सुन लें। मुख्तसर सी एक वो मेरे ख्याल कुछ बता रहे हैं, डिटेल बड़ी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, वो ज़रा सुन लें, फिर वापस आते हैं और इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। उनका रिश्ता था तो मुफ्तब इस बात को ज़रा मज़ीद आगे बढ़ाते हैं कि हमारा इस्लाम जो है वो रिश्ता तय करने के बारे में क्या रहनुमाई करता है। क्योंकि हमने हस्ब नसब, मालो दौलत, हुस्नो जमाल, दीनदारी, इसकी बात भी कर ली। फिर हमने ये भी फैसला किया कि हम दीनदारी को अब भूल चुके हैं, बाकी चीज़ों पर आ गए हैं। यहाँ तक हम पहुँचे थे। मैं गुजारिश ये कर रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे उम्मतियों, तुमने दीनदारी को इख्तियार करना है। तुमने दीनदारी को इख्तियार करना है। और हम दीनदारी को छोड़ चुके हैं। हम स्टेटस की तरफ बढ़ गए कि वो
अच्छा घर हो, लड़के की सैलरी अच्छी हो अगर वो जॉब करता है, वरना बिजनेसमैन हो, गाड़ी हो, खूबसूरत घर हो, तो हम जनाब बिना कुछ देखे उसके किरदार के हम अपनी बेटियों का रिश्ता तय कर देते हैं। लेकिन इससे पहले एक प्रोसेस शुरू होता है मुर्तज़ा साहब, वो ये है कि ये जो आजकल हमारे मैरिज ब्यूरो या घरों में कुछ ख़वातीन जो हैं वो रिश्ता करवाने वाली आंटियां जिसे हम बोलते हैं, जी जी। वो घर घर जा कर के जनाब वो कहती हैं जी कि मेरे पास रिश्ता है, तुम्हारी बेटी है तो बहुत अच्छा रिश्ता है। वो जनाब मशरक़ से मगरब तक उसकी तारीफ़ के पुल बांधते हैं। तो बेटी वाले कहते हैं ठीक है जी आप हमें दिखा दें। तो सिलसिला आता है, पहले बेटी वाले जब कहते हैं ना कि जी हमें लड़का दिखा दे, तो वो कहते हैं नहीं, लड़के वाले कहते हैं कि पहले बेटी हमने देखनी है, बच्ची देखनी है जी। तो मुर्तज़ा साहब ये बड़ी दुखी दास्तान है सर इसमें, है बिल्कुल बिल्कुल, कि वो जनाब लड़के वाले आते हैं और लड़के वाले जो हैं, लड़की वाले, वो बाप अपनी ताकत से ज़्यादा उनकी खातर तवाज़ा करता है। खाने ये वो आओ भगत उनकी पूरी होती है। फिर अचानक एक कोने से लड़की आती है, वो सहमी सी, ये मेरी बेटियां हैं, मेरी बेटियां, मतलब ये इस तरह मेरे माशरे में जो हो रहा है, वो बेटी आती है और जनाब सामने बैठ जाती है। फिर वो जो लड़की की माँ या लड़के का बाप है, उससे सबसे पहला सवाल ये होता है कि बेटी तेरी तालीम कितनी है? वो बताती है कि मेरी तालीम इतनी है। अच्छा मेरा बेटा तो इतना पढ़ा हुआ है। पहली बात में ही उसे बता दिया कि नहीं ये मतलब तेरी तालीम कम है। फिर उसके बाद अपने बेटे की तारीफ़ें शुरू हो जाती हैं। दूसरी बात जो सबसे मतलब ज़्यादा तकलीफ़ दे है ना, वो ये होती है कि फिर देखा जाता है लड़के की माँ जो है वो कहती है तेरी नाक कैसी है, तेरी आँख कैसी है, मुझे ज़रा चल के दिखा। इस तरह की बातें मतलब शुरू हो जाती हैं। फिर वो खाना शाना जो तैयार होता है वो खा करके वो लोग चले जाते हैं और दूसरे तीसरे चौथे दिन जब लड़की का बाप या लड़की की माँ उनसे रब्ता करती है तो वो जनाब आगे से जवाब मिलता है कि नहीं जी हमारे पसंद नहीं आया, रिजेक्ट कर दिया जाता है। जब ये रिजेक्शन का लफ्ज़ वो बेटी सुनती है ना तो उस पर क़यामत गुजरती है। बिल्कुल, वो बिजलियाँ बेटी पे भी और बेटी के बाप पे भी। बाप पे। एक मिनट मुफ्ती साहब, एक मिनट रुकिएगा ज़रा, एक छोटा सा कलाम सुनते हैं, मुख्तसर ब्रेक लेनी है, फिर वापस आते हैं। काफ़ी हमारे पास इस बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। बख्त अली खान साहब हमारे पास चंद एक मिनट है, चंद एक अशार सुना दीजिए। लगियां ने मुझा सदा लाई रखी सोने, लगियां ने मुझा सदा लाई रखी सोने, चंगे आया मंदे चंगे आया मंदे निभाई रखी सोने, लगियां ने मुझा सदा लाई रखी सोने, लगियां ने मुझा सदा। किसे नू मैं अपना किसे नू मैं अपना दुखड़ा सुनाया नहीं, तेरे बाजो किसे मैनू सीने न लाया, किसे नू मैं अपना दुखड़ा सुनाया नहीं, तेरे बाजो किसे मैनू सीने नाल लाया, सीने नाल लाया ते
लाई रखी सोने सीने नाल लाया इते लाई रखी सोने चंगे आया मंदे चंगे आया मंदे आली भाई रखी सोने अक्से रूए मुस्तफ़ा से ऐसी ज़ेबाई मिली अक्से रूए मुस्तफ़ा से ऐसी ज़ेबाई मिली खिल उठा रंगे चमन खिल उठा रंगे चमन फूलों को रानाई मिली अक्से रूए मुस्तफ़ा से ऐसी ज़ेबाई मिली इश्क़ बहरे मुस्तफ़ा का माजरा हो क्या बयां इश्क़ बहरे मुस्तफ़ा का माजरा हो क्या बयां लुत्फ़ आया डूबने का लुत्फ़ आया डूबने का जितनी गहराई मिली अक्से रूए मुस्तफ़ा से ऐसी ज़ेबाई मिली चादरे ज़हरा का साया है मेरे सर पर नसीर चादरे ज़हरा का साया है मेरे सर पर नसीर फैज़ निस्बत देखिए फैज़ निस्बत देखिए निस्बत भी ज़हराई मिली अक्से रूए मुस्तफ़ा से ऐसी ज़ेबाई सुभान अल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और हमजा साहब बहुत अच्छे और पीर नसीरुद्दीन शाह साहब का कलाम क्या बात इल्म का समंदर है वो। तो मुफ्ती साहब दोबारा वापस आते हैं। मैं आज बहुत माफ़ी चाहता हूँ बार बार हमें कता कलामी मुझे करनी पड़ रही बस ये ज़िंदगी के मसाइल ही ऐसे हैं इस प्रोग्राम्स के। तो फरमाइएगा अब आगे ज़रा इस बात को आगे बढ़ाते हैं। हम मेरा सवाल ज़रा इसके ऊपर ज़रा चीदगी से आइएगा। सवाल ये है कि फिर फ़ैसला क्या किया जाए रिश्ता तय करने के मामले में। हमें इस्लाम ने डायरेक्शंस दे दी कि आपने दीनदार घराना देखना है, तो जब लड़का ही दीनदार ना हो तो लड़की दीनदार का घराना कैसे देखा जाए, या लड़का दीनदार हो और आगे लड़की दीनदार ना हो, तो ये कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाए? देखिए, मैं नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस जिसके रावी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पास अगर कोई पैगाम निकाह भेजे और तुम उसके दीनदार होने के बारे में भी मुकम्मल इत्मीनान रखते हो और उसके इखलाक के बारे में भी तुम्हारा मुकम्मल इत्मीनान हो तो फिर निकाह कर दो। अगर तुम ये निकाह नहीं करोगे तो फिर फितने बरपा होंगे और लंबा चौड़ा फसाद बरपा होगा। हमारे माशरे में निकाह को मुश्किल तरीन बना दिया गया है, जबकि रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम व तरबियत हमें ये पैगाम देती है कि निकाह इतना आसान है कि जितना तुम जुम्मे की नमाज की तैयारी करते हो इस तरह मतलब निकाह हमारे दीन में उसको आसान बनाया गया है। मैं आपको एक वाक़े की तरफ ले चलूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक एराबी आता है और एराबी आकर के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रो पड़ता है, कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मेरे कबीले वाले मुझसे राज़ी नहीं हैं या मुझे रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं हैं, मैं आपकी बारगाह में आया हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ फ़लाँ कबीले के सरदार के पास जाओ और उसे जाके कहो कि मुझे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो। ये बात बड़ी मतलब गहरी है। कबीले का सरदार और एक अराबी, ज़मीन और आसमान का फ़र्क। वो अराबी कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कैसे मेरी बात मानेगा? फरमाया, जाओ जाके उसे मेरा पैगाम दो। वो अराबी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर के कबीले के सरदार के पास जाता है। कबीले के सरदार से मिलता है तो पैगाम कबीले के सरदार को देता है। तो वो कहता है, थोड़ी देर रुक, मैं ज़रा अंदर से हो के अपनी बेटी से बात करके आता हूँ। वो अंदर जाता है, अपनी बेटी को सारी बात बताता है। बेटी को कहता है, बेटा उसका हुलिया अच्छा नहीं है, कमज़ोर आदमी है, कोई हसब नसब का मामला भी मुझे उसका अच्छा नहीं लगता, मालो दौलत भी उसके पास नहीं है, लेकिन पैगाम लेके आया है मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो बेटी आगे से जवाब देती है, अब्बा ये ना देख कि उसका हसब और नसब क्या है, उसके पास दौलत है नहीं है, वो हुस्न और जमाल वाला है कि नहीं है, ये देख कि वो पैगाम किसका लेके आया है। मैं राजी हूँ, मेरा निकाह तो उसके साथ कर दे। मुर्तज़ा साहब, बात यह है कि हमारे माशरे में जब तक ये चीज़ शामिल नहीं होगी कि हम इखलाक और दीन को तरजीह नहीं देंगे, स्टेटस को जब तक हम पीछे नहीं छोड़ेंगे, हमारे घरों में बच्चियां, बहुत सारी बच्चियां अभी भी इसी इंतज़ार में बैठी हैं कि शायद उनके लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, कोई बड़े घर वाला रिश्ता आ जाए, कोई बड़ी गाड़ी वाला रिश्ता आ जाए, जिसके पास बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, बड़ा नाम हो। लेकिन होता क्या है, मैं आपको एक बड़ा सच्चा वाक़या सुनाता हूँ जिसका मैं बिल्कुल ऐनी गवाह हूँ। एक मेरे दोस्त हैं, उनकी बेटी का मामला था, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि जी ये फ़लाँ रिश्ता आया है, आप मतलब इसके बारे में क्या कहते हैं? तो मैंने उन्हें कहा कि आप ना करें, आपकी बेटी वहाँ खुश नहीं होगी। ठीक है, मैं बात करके वापस आ गया। कुछ दिनों बाद मेरे पास मंगनी का कार्ड आ गया। मैं चूँकि ज़्यादा हो जाता नहीं हूँ, लेकिन मैंने वो वसूल किया और बाद में उन्हें मुबारकबाद दी। उन्होंने मेरी मुबारकबाद वसूल की, कहने लगे कि देखें हज़रत, बात इस तरह है कि आपने जो बातें की थी वो ठीक, लेकिन हर इंसान के अंदर खामियां तो होती हैं, लेकिन मैंने समझा कि इससे बेहतर रिश्ता कोई नहीं। मुर्तज़ा साहब, आप यकीन करें कि 1.5 साल बाद वो बच्ची तलाक लेकर के, फूल जैसा बच्चा लेकर के अपने घर में बैठ गई। ये मेरे माशरे का एक अलमिया है। वजह क्या है, आप मुझे मौका दें तो मैं इमाम मौलाना रूम का एक हवाला आपको दूं। मौलाना रूम अपनी मसनवी में एक हकायत लिखते हैं, बहुत समझने वाले मेरी बात समझ जाएंगे कि मौलाना रूम क्या कहना चाहते हैं। मौलाना रूम कहते हैं कि एक फाख्ता हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स की शिकायत लेकर के आती है। आप उस शख्स को बुलाते हैं, कहते हैं भी ये फाख्ता तेरी शिकायत लेकर के आई है, और क्या मामला है? उसने कहा, जी आपकी शरीयत में इसका शिकार जायज़ है, मैं इसका शिकार करने के लिए गया था। ठीक है। आपने फरमाया फाख्ता को कि बात तो ये ठीक कर रहे हैं कि ये मेरी शरीयत में तेरा शिकार जायज़ है। उसने कहा, जी बिल्कुल, आप भी और ये भी जो बात कह रहे हैं ठीक है, लेकिन दरअसल मैं जो शिकायत आपके पास लेके आई हूँ वो ये है कि ये शिकारी के रूप में आता तो मैं इसके जाल में फंसती या ना फंसती, ये मेरा मामला था। ये तो मेरा हमदर्द बन के आया है, इसने अपने ऊपर जो खौल चढ़ाया है वो हमदर्दाना था, हमदर्दी वाला था, तो मैंने समझा ये मेरा हमदर्द है, मेरे बच्चे भूखे हैं, लिहाजा मैंने वो हमदर्द समझ के मैं इसके जाल में आ गई। आज हमारे ऊपर खौल हैं,
हम अपने बच्चे का रिश्ता जब करते हैं तो हम तो अपने बच्चे को जनाब उसकी तारीफ के मीनार इतने बुलंद कर देते हैं कि उसके कद से भी बढ़ जाते हैं, लेकिन अंदर हकीकत कुछ भी नहीं होती उसके अंदर। यहाँ तक मेरे इस माशरे में मुर्तज़ा साहब हो रहा है कि बच्चा अगर नशे का आदी है ना, हाँ जी। तो माँ कहती है कि कोई बात नहीं, इसकी शादी कर दें, ठीक हो जाए, ये बीवी आप खुद ही इसकी जो है इसको ठीक कर देगी। क्या वो जिसकी बेटी की ज़िंदगी उजाड़ रहे हो, तुम भी तो अब किसी बेटी के बाप हो, क्या मतलब कल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इसका हमें जवाब नहीं देना पड़ेगा? और उसके बाद बहुत सारी ऐसे मामलात हैं, बिगाड़ होते हैं, हम कहते हैं नहीं मतलब कर लो। और आज शरअ तलाक में अगर आप इजाफा देख लें, उनमें 75% इस लफ्ज़ पे होगी कि जी लड़का नशा करता था। ये बातें पहले बतलाई नहीं जाती। अगर हम वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान दीनदारी ढूंढें तो यकीनन फिर उनसे पैदा होने वाली औलाद जो है वो मरने के बाद तुम्हारी कब्र पे दुआएं करने वाली भी होगी, फिर घर भी अमन वाला होगा, फिर घर में भी रहमतें और बरकतें होंगी, फिर वो सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चादर तले घर की जो खातून होगी वो अपने मामलात को चलाएगी, ना कि जनाब घर जहन्नम का गड़ा बन जाएगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया ना, बीवी अगर अपने खावंद की वफादार और खिदमत करने वाली हो तो समंदर में मछलियां भी उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करती हैं, हवाओं में परिंदे जो हैं वो भी उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करती हैं। तो ये एक तरबियत का भी अंसर है कि हमारी माओं और हमारे बापों को हम माशरे में ये चाहिए कि अपनी औलाद दोनों की, मैं बात कर रहा था कि हम देखा जाता है कि बच्ची की नाक कैसी है, उसका चलना कैसा है, उसका आंखें कैसी हैं। बेटियां टेलर मेड नहीं होती मुर्तज़ा साहब जी। हाँ, ये अल्लाह की तख्लीक है, ये अल्लाह की तख्लीक है। और बेटी का मकाम तो ताजदार कायनात ने हमें ये बताया है कि बेटी अगर सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा एक बार नहीं, दिन में अगर 10 बार मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई हैं तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठ करके 10 बार ही उठ करके उनका इस्तकबाल किया और हाथ पे बोसा दिया है। बेटी तो अल्लाह की रहमत है। और फिर एंड पे होता क्या है, जब ये 40-50 दफ़ा ये प्रोसेस होता है बेटी के लिए, वो सजती है, वो संवरती है, आज उसे कोई देखने के लिए आ रहा है, आज लड़के के माँ बाप देखने की, लेकिन जब वो रिजेक्ट वाला मामला चलता रहता है, एक वक्त आता है वो फिर कहती है कि अब मैंने शादी नहीं करनी, अब मैं इसी तरह जिंदगी गुजार लूंगी, अब मेरी उम्र इतनी हो गई है, अब मैं मतलब इस प्रोसेस में मैंने जाना ही नहीं। लेकिन बतौर मुआशरा क्या किया जाए? देखिए, जब तक सवाल यह है कि जब तक कुछ देखेगा नहीं, परखेगा नहीं, तो वो किस तरह से सिलेक्ट करे? ये भी तो एक सवाल आता है ना कि कोई लड़के वाला है, जब तक किसी रिश्ते को देखेगा नहीं, जाके मिलेगा नहीं, तो उसमें जाहिर है 4 देखेगा तो चारों से रिश्तेदारी तो नहीं हो सकती, 3 रिजेक्ट भी। ये शायद मुआशरती पैराडाइम या इसका जो स्ट्रक्चर है वही ऐसा है हमारा। अब सवाल ये आता है कि हम फार्मूला क्या करें? मिसाल के तौर पर किसी एक बुजुर्ग ने बताया कि यार मेरे 6 पुत्र ने, मेरे 6 बेटे हैं, और जी मैंने 6 बेटों का रिश्ते का फार्मूला ये किया कि मैंने हमेशा 3 रिश्ते देखे, बस तीसरे के बाद मैंने चौथा रिश्ता नहीं देखा। ना मैंने ये फैसला किया, अब जो 3 अल्लाह ने मुझे दिखा दिए उसी 3 में से मैंने फैसला करना है कोई ना कोई, और तीनों में से जो फैसला करना है उसमें मैंने हमेशा लड़के वालों को पहले लड़की वालों को पहले लड़के के घर बुलाया कि पहले आप लड़के को देखभाल कर लो, पहले हमारी तरफ से हो जाओ, फिर उसके बाद हम आपकी तरफ आते हैं, ठीक है? और उसके बाद भी मतलब इसके बाद हमने फैसला कर लिया कि जनाब एक करना है। ये भी एक फार्मूला है। क्या इस तरह के कोई हमें फार्मूलाज या हमें कोई रास्ते इस्लाम ने दिखाए हैं कि जब आप जाएं तो क्या तरीक़ाकार करें, क्या रास्ता अपनाएं, कितने आप रिश्ते देखें? लोग तो पता नहीं 100 के करीब रिश्ते देख लेते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर रिश्ते देखने जाते हैं और रिजेक्ट कर देते हैं। यही तो असल अलमिया है। आपने बड़ा अच्छा सवाल रेज़ किया है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि वो जो बुज़ुर्गों वाला आपने बताया बड़ा खूबसूरत फार्मूला है।
हम तो असल बात यह है कि हमने अपनी ख्वाहिशात को बहुत लंबा कर दिया। हमने अपनी सोच को बहुत ज़्यादा वुसअत दे दी है। अगर हम अपनी सोच को इतनी वुसअत ना दें, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल कर लेना, तो हज़रत ये दुनिया में अच्छे लोग कम नहीं हुए, दुनिया में अच्छे बेटे अच्छे बेटियां अभी कम नहीं हुई। अल्लाह ताला का ये निज़ाम है, ये निज़ाम कुदरत है। अच्छे लोग मौजूद हैं, लेकिन उन्हें हमें ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढने के लिए ये हमें देखना पड़ेगा। शेख सादी शराजी, मैं इस पर टाइम पता नहीं मेरे पास इतना है कि नहीं, शेख सादी शराजी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि जहाँ आपने बेटी का रिश्ता करना है ना, वहाँ 2-3 चीज़ें ज़रूर देख लो। नंबर 1, उनकी कोई गमी है तो वहाँ चले जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा। उनकी कोई खुशी है तो वहाँ चले जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा। जब हम तालिब इल्म थे, अभी भी तालिब इल्म है, तो उस्ताद पढ़ाते थे, तो हम आगे से ये ना समझ नहीं पाते थे कि ये सादी शरादी क्या कह रहे हैं। अब प्रैक्टिकल फील्ड में कि सादी शरादी कहते हैं कि तुम अगर उसकी गमी में शरीक हो गए ना, तो तुम्हें, चूँकि गमी में सारी बरादरी इकट्ठी होती है, तो उसकी हैसियत का पता चल जाएगा कि ये क्या हैं, किस हैसियत के मालिक हैं। और तुम अगर खुशी अटेंड करोगे तो तुम्हें उसकी औकात का पता चल जाएगा। तो ये दोनों चीज़ों में सामने रख करके तुम फैसला कर लो। मेरा अल्लाह रब्बुल इज्जत। आज तक ना आजकल एक और भी देखने में आता है, जो हम केसेस प्रेसिडेंट देखते हैं, अदालतों में गए हुए केसेस है ना जी, एक बहुत बड़ा इशू है, वो है मटीरियलिज्म का। मटीरियलिस्टिक बहुत है दुनिया, वो मर्द हजरात भी हो सकते हैं, वो खवातीन भी हो सकती हैं। उमूमी तौर पर ये रवैये ख़वातीन में ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि मर्द जो है वो तो कमा रहा है, और उसने बजटिंग ही ऐसी बना रहा होता है कि मैंने इसी के अंदर रहना है। लेकिन ख़वातीन में ये रहता है कि मेरे वालिदैन मुझे तो ये देते थे, अब आप तो मुझे कुछ भी नहीं देते। मेरे वालिदैन तो मुझे इतने पैसे देते थे, आप मुझे कुछ नहीं देते। वो शख्स कहता है यार मैं जितना कमा रहा हूँ उसके हिसाब से कुछ सेविंग कर रहा हूँ, कुछ बचा रहा हूँ, कुछ लेकर चल रहा हूँ। ये उमूमी तौर पर अलमिया है। तो ऐसी चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्शन दी जाती है ख़वातीन की तरफ से, यानी रिश्तेदारी दोस्तियाँ ऐसी बनाई जाती हैं जो ज़्यादा मालदार असामी है। गरीब बंदे के साथ दोस्ती नहीं बनाते, जो हल्के कपड़े पहनता है उसके साथ दोस्त, जिसका स्टेटस कम है, जिसके पास गाड़ी छोटी है, उसके साथ ताल्लुकात दोस्ती नहीं बनाई जाती। ये अमूमी तौर पर ख़वातीन में होता है। यानी जब मर्द के रिश्तेदार है, उनके उन रिश्तेदारों से ताल्लुक़ बनाया जाता है जो कुछ साहिब हैसियत है, और जो उन्हीं के रिश्तेदारों में से कुछ गरीब हैं या लो स्टेटस है, उनके साथ दोस्ती नहीं बनाई जाती। खाने पीने में, चीज़ों में भी मटीरियलिज्म, ब्रांडिंग, उसके ऊपर फोकस किया जाता है कि नहीं जी ये रहना चाहिए, मुलाजमा मेरी होनी चाहिए। ये मटीरियलिज्म कितना बड़ा फैक्टर है किसी रिश्ते के बिगाड़ का? मुझे ये बहुत ज़्यादा मतलब रिश्ते के बिगाड़ में इसका मतलब 99.9 हाथ इसी का है, मटीरियलिस्ट। ठीक है जी। देखें, ये तरबियत है जो माँ अपनी बेटी की करती है। मैं फिर चलता हूँ ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से इतना प्यार करते कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। एक दिन सैयदा कायनात नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर के अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर के कामों में ना थोड़ी सी मुश्किल होती है, अगर आप मुझे कोई एक लौंडी, एक ग़ुलाम अनायत कर दें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि ए सैयदा कायनात, अब मैं चूँकि ये तकसीम कर चुका हूँ, दूसरी बात मैं तुम्हें एक तस्बीह ना बता दूँ कि वो तू मतलब कर ले और तेरी सारी थकावट दूर हो जाए। ये तरबियत है, ये तरबियत है जो हमने अपनी बेटी की अपने घर से करनी है कि बेटा जो घर में तुझे आसाइशें मिली हैं, ये तेरे बाप का घर है, इसमें तुझे आसाइशें मिल गई हैं, लेकिन अब तूने दूसरे घर में जाना है, लाइफ है। अब तूने दूसरे घर में जब शिफ्ट होना है, तो वहाँ के जो मामलात हैं, वहाँ के जो तौर तरीके तुमने उसमें अपने आप को एडजस्ट करना है। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत की अक्सर औरतें सिर्फ इस लफ्ज से जहन्नम में जाएंगी कि सारी जिंदगी शौहर उनकी हर बात को पूरा करे और वो कोई एक बात पूरी ना कर सके, तो वो ये कह दे इस लफ्ज से कि वो ये कह दे कि तुमने मेरे लिए किया ही मेरे लिए किया क्या। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है नाजरीन अभी बहुत सारे सवालात हैं,
इस टॉपिक के अंदर तो सैकड़ों और सवालात हैं और शिकायत भी हैं लोगों की कि वो क्यों नहीं पूछेगी। इंशाल्लाह फिर कभी एक और प्रोग्राम ज़रूर करूँगा, मेरा वादा आपसे, इसी टॉपिक के ऊपर, और मज़ीद मुफ्सब को बुलाएंगे और इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको कराची लिए चलेंगे। कराची में हमारा कुकिंग शो जारी है, और लेकिन उससे पहले एक नाते रसूल मकबूल सुनते हैं, और हमारे साथ हैं शेजा नदीम साहिबा। हसनैन के नाना, हसनैन के नाना, हसनैन के नाना। ज़हरा पाक के सदके हमको तैयबा नगर बुलवाना, ज़हरा पाक के सदके हमको तैयबा नगर बुलवाना। हसनैन के नाना, हसनैन के नाना। आपके दर का मैं हूँ भिखारी, आप हो मेरे दाता। आपके दर का मैं हूँ भिखारी, आप हो मेरे दाता। दुनिया भर के सब रिश्तों से पक्का अपना नाता। आप तो वो हैं, आप तो वो हैं जिनको है आती सबकी लाज निभाना। ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। सज गई है मिलाद की महफिल, क्या है खूब नजारा। सज गई है मिलाद की महफिल, क्या है खूब नजारा। कैफो मस्ती में डूबा है देखो आलम सारा। ढूंढ रही है, ढूंढ रही है आपकी रहमत बख्शिश का बहाना। ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख बशीर खान। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और आज की जो रेसिपी है वो चिकन चीज़ी स्प्रिंग रोल है। चिकन चीज़ी स्प्रिंग रोल, स्प्रिंग रोल आपने देखा होगा जो हमेशा जो है नॉर्मली मांडा पट्टी से हम लोग बनाते हैं, वेजिटेबल रोल, चिकन रोल। तो मैंने इसको जो है थोड़ा सा डिफरेंट चिकन और चीज़ बढ़ा के हम वेजिटेबल भी ऐड करेंगे। बेहतरीन सा और बहुत यमी और बहुत जल्दी बनने वाला आइटम है। तो लिहाजा आप काम करने से पहले सबसे पहले हम चलते हैं हैंड वॉश की तरफ, लाइफ बॉय के काउंटर पे। सबसे पहले आप कोई भी काम करें, कोशिश करें कि आप जो है हैंड वॉश जो है प्रॉपरली क्या करें। 20 सेकंड तक आपने इसको सोप को लगा के बेहतरीन सा और धोते रहना है, ठीक है। इस तरीके से स्प्रिंग पूरा वॉश करेंगे। कोई भी काम करने से पहले कोशिश क्या करें, हैंड वॉश जो है लाजमी है। नॉर्मल सफाई निफ्स ईमान है, हमारे इस्लाम में भी है। और इसके अलावा भी आप जम्स से भी बचे रहते हैं, बीमारियों से बचे रहते हैं और दूसरों को भी बचाते हैं। जाहिर सी बात है, कोई काम जब आप कर रहे होते हैं तो दूसरों की ज़िंदगी भी आपके हाथ में होती है। तो लिहाजा इस तरीके से वॉश प्रॉपर करना है आपने। और हैंड वॉश करने के बाद अब हम चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। अब वॉश करके आपने ड्राई करना है प्रॉपर। इसको टिश्यू से या कपड़े से, जो भी टॉवल से ड्राई करेंगे। सैनिटाइज़र जो है आप जब कुकिंग करते वक्त नहीं लगाएं। नॉर्मल टेम्परेचर जो आप रूम में या कहीं आप बाहर जाते हैं तो कोशिश क्या करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, क्योंकि आजकल की जो बीमारी के हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है आपको सेफ्टी के लिए आसा है, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी शॉर्ट सी रेसिपी बता देता हूँ। हमने ऑयल लेना है फ्राई के लिए, ठीक है जी। और उसके बाद जो चिकन है उसका दो तरीके हैं, आप उसको फ्राई भी कर सकते हैं, देन आप उसको बॉयल भी कर सकते हैं। यानी ये ईजी जो आपको जो ऐसा होता है जो बेहतर लगे। तो नॉर्मली लोग बहुत फ्रेश बनाते हैं तो उसको चिकन के अंदर मतलब जो है बना लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं। और आपके पास टाइम कम हो तो इस चिकन को आप बॉयल कर लें
और इसकी मैरिनेशन कर ले। मैरिनेशन के बाद जो है इसकी फिलिंग करेंगे। तो चीज़ें क्या क्या चाहिए मैं बताता हूँ। बोनलेस लिए हमने एक पाव, ठीक है जी। और बोनलेस को जो है आपने इसको बारीक सी जो है आपने चॉपिंग करके चॉप कर देना है, बारीक चॉप कर देना है। या पूरे पीसेस के अगर आप फ्राई करेंगे तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, ग्रिल कर सकते हैं और उसके बाद उसको चॉप कर लें। मगर ईजी है कि आप उसको कीमे की फॉर्म में जो हम इसको बारीक कर लेंगे तो हमें ईजी रहेगा, ठीक है जी। सबसे पहले हमने क्या करना है, आप चिकन की कटिंग करनी है इस तरीके से। ये देखिए, बिस्मिल्लाह, इस आपने कीमे की फॉर्म में इसको, जैसे फॉर एग्जांपल ये लिया और ये इस तरीके से इसको चॉप करेंगे। कीमे की मशीन में नहीं करेंगे, हाथ वाली, ताकि चंक्स रहें। अगर हम प्रॉपर चॉपर से करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मैश हो जाएगा ये, ठीक है जी। तो चिकन ले लिया हमने इसको। आपने चिकन लेना है, चिकन को फ्राई करेंगे। साथ ही वेजिटेबल चाहिए हमें, जो हमें चाहिए वो मैं बता देता हूँ आपको। ग्रीन पेपर, ज़्यादातर शिमला मिर्च जो है, आपके जितने भी चाइनीज़ की जो डिशेस हैं उसके अंदर जो है ये ज़रूरी है कि शिमला मिर्च, थोड़ा अरोमा भी अच्छा होता है उसका और बेहतरीन से सब्जी है। बेल पेपर भी इसे कहते हैं। हमने इसको भी चॉप कर देना है, बहुत ज़्यादा इसको चॉप कर देना, ताकि आप जब रोल के अंदर स्प्रिंग फिलिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़े पीस ना हो, ठीक है जी। इस तरीके से करना है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो हम इसको पहले करेंगे बिस्मिल्लाह, ऑयल फ्राई। और सादे चिकन देखा आपने, देखा होगा कि मैंने लिया है, आपने इसको प्रॉपर जो है शैलो फ्राई करना है। शुरू में ज़्यादा हीट हो, ठीक है, उसके बाद इसको जो है नॉर्मल आम टेम्परेचर में इसको स्ट्रीम करें। तो ये पहले भी मैंने आपको बताया हुआ 2-3 चीज़ें। ये हमारा प्रॉपर जो है ऑयल इसके अंदर मिक्स हो गया है प्रॉपरली, ये इसका टेम्परेचर भी मेंटेन हो गया है, ठीक है। अब इसको जो है हम इसको स्लो करेंगे और इसको स्टीम में कर देंगे। तो ये हमारा जो चिकन है तकरीबन ऑलमोस्ट 70-80% हमने इसको बनाना होता है और इसको हम कर देते हैं स्टीम फॉर्म में, ताकि क्योंकि इसकी चिकन को जब पीसेस कर लेते हैं तो उसकी जान ख़त्म हो जाती है, यानी कि ईजीली कुक होने में जल्दी हो जाता है कीमे फॉर्म में और बोटी के अंदर या बड़े पीसेस के अंदर। तो ये चीज़ें तरीक़ेकार होता है कि आप काम करने के लिए किस तरीके की टेक्निक इस्तेमाल करें। कि जल्दी चीज़ आपको चाहिए तो उसको जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ को हम उसको छोटे फॉर्म में करते हैं तो उसके टाइम जो है कम हो जाता है। ये चॉप हो गया हमारा। अनियन इसके अंदर हम डाल रहे हैं, अनियन को भी हम इसको स्लाइस बनाएंगे और इस तरीके से बिल्कुल चॉप करेंगे। ये देखें, अनियन हमने इसके अंदर चॉप कर दिया, तीनों कर दिया। स्प्रिंग अनियन, स्प्रिंग रोल बना रहे हैं तो स्प्रिंग अनियन जो हमें चाहिए वे भी हम इसको बिल्कुल स्प्रिंग की तरह शक्ल में काट लेंगे। यानी कि 3 वेजिटेबल्स ये काफ़ी है हमारे लिए। हम इसको सिर्फ सौते करेंगे, लाइक चिकन हमारा जब रेडी हो जाए तो उसके साथ ही हम इसको 1 मिनट के लिए स्ट्रे फ्राई करना है आपको बिल्कुल। साथ में जो चीज़ें हमें चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मांडा पट्टी है, जिस तरीके से हमने इसको, जब हमारा ये रोल बन जाएगा तो हम इसको रोल करेंगे। नॉर्मली आपको बाज़ार में मिल जाती हैं, चकोर शेप में मिलती हैं, त्रिकोण में मिलेगी तो त्रिकोण में भी इस तरीके से आती हैं। उसको ये रोल फोल्ड कर देंगे आप उसको। मुख्तलिफ़ चीज़ें से आप उसको पॉकेट में भी बना सकते हैं, मतलब एज़ पर यू, जो आपकी जो भी चीज़ें हैं। जिस तरीके से हमने वॉन्गटंग बनाना सिखाया था आपको, तो वो भी इसका फॉर्म है। ये चिकन को हमने सौते कर लिया। अब इसके अंदर ही जो है आपने जो है स्पाइसेस जो है, बहुत लाइट सा स्पाइस होता है चाइनीज़ के अंदर, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर हम यूज़ करेंगे। चिकन हमारा फ्राई हो गया है। अब हमने इसके अंदर बिस्मिल्लाह ये वेजिटेबल्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है जी। ये इस पर प्यारा हो गया, ज़्यादा इसको नहीं पकाना, इसलिए हम इसको थोड़ा सा स्लो करेंगे। अब इसके अंदर हम स्पाइस डालेंगे। स्पाइस डालने के लिए कि आप सॉल्ट डालने हैं इसके अंदर, तकरीबन ½ टी के बराबर हमने सॉल्ट डाला है। ब्लैक पेपर क्वार्टर टीस्पून, वाइट पेपर क्वार्टर टीस्पून, ठीक है जी। और इसको हमने मिक्स कर देना है। बस सिंपल सी है। अगर चाहें तो इसके अंदर आप जो है चिली सॉस वगैरह डाल सकते हैं, मगर बहुत प्लेन से, क्योंकि चीज़ी रोल है तो चीज़ी रोल के अंदर अगर जो स्पाइस का ज़्यादा टेस्ट आएगा तो चीज़ का टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। इसलिए चीज़ों को बनाने के लिए आपको जो है रेसिपीज़ के अंदर ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो उसको मैच करे। बहुत से लोग जो है स्पाइस भी डाल लेते हैं, चिली भी डाल लेते हैं, तो वो फ्लेवर अलग अलग हो जाता है। हमें चीज़ी रोल बनाना है
तो जाहिर सी बात है चीज़ की टॉपिंग करनी है तो हमने स्पाइस इसके अंदर कम रखना है। ठीक है जी, ये हमारा हो गया चिकन के अंदर। नॉर्मल चीज़ हमने मोज़रेला चाटर चीज़ भी फिल करते हैं, ये दोनों मिक्स है हमारे पास। ठीक है जी, इस तरीके से हमने चिकन चाटर चीज़ है वो हमने मिक्स किया है और साथ ही हमने 2 टेबलस्पून मैदा लिया है, इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है वाटर डालने के बाद इसका हमने एक पेस्ट बना दिया है जिससे हम मांडे पट्टी के अंदर इसको ज्वाइन करेंगे और स्प्रिंग करेंगे। तो स्प्रिंग करेंगे, तैयार हो गया है। अब हमने रोल पट्टी जो है इस तरीके से चकोर भी लेनी है और त्रिकोण में भी आती है। तो आपने क्या करना है, इसको चकोर बनाएंगे तो ये इस तरीके से छोटे बनेंगे, आप इसको त्रिकोण की शक्ल में इस तरह रखें। ठीक है जी, ये आपने इसको ट्रायंगल की शक्ल में, और ये हमारा चिकन वेजिटेबल्स, चिकन हमने डाल लिया। साथ में हम चीज़ी है स्प्रिंग रोल, चीज़ी स्प्रिंग रोल, तो हम चीज़ ऐड करेंगे। चीज़ थोड़ा अच्छा सा बनाएंगे ताकि चीज़ी आपको कट लगाने के बाद उसके बेहतरीन सा फ्लेवर नज़र आएगा भी। तो ये हमें इसको पैक करने के लिए मैदे का पेस्ट हम इसके अंदर साइड पर लगा देंगे और ये हमारा 2 त्रिकोण से आपने इसको इस तरीके से पैक करना है ताकि साइड कवर हो जाए। ये पॉकेट को दोबारा आपने बेक करना है और ये स्प्रिंग रोल करना है। ये हमारा रोल तैयार हो गया। तो रोल की शेप जो है सिंपल, ये देखें पूरी बाइंडिंग इसकी पूरी मुकम्मल आपने इसको पैक कर देना है। तो ये हमारा रोल बन गया। इस तरीके से आपने इसको दूसरा भी लेना है, साइडों पे लगाना है अपने पेस्ट। ठीक है जी, और इसके साथ ही 4 किनारे में लगाना है अपने। और चिकन का जो है ये हमें चंक्स डाल देंगे इसके अंदर सारे। ठीक है, तमाम जितने भी हमारे पास है मज़ीद 2, और उसके बाद हम चीज़ और बना देंगे बाकायदा। ये देखिए चीज़ हमने इसके अंदर ऐड करना है, इस तरीके से फुल करेंगे, 2 साइड पे पैक करेंगे ताकि किनारे हमारे पैक हो जाए, ऑयलिंग इसके अंदर नहीं जाए। इसको पेस्ट करना है और इस तरीके से आखिरी में लास्ट में आपको बाइंड कर देना है ताकि सही से हमारा रोल हो जाए। ठीक है जी, अब क्या करना है आपने इसको, ये नॉर्मल तेल हमारा गर्म है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने इसको न्यू रोल कर देना है। ये हमारा बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं है क्योंकि ऑयल की भी बचत करनी है, आपने कॉस्ट के हिसाब से भी जब आप करते हैं तो चीज़ों का थोड़ा सा एहतियात रखना पड़ता है, ज़्यादा किसी भी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने रोल कर देना इसको। बहुत आसान तरीका है, जब भी हम कोई बारबेक्यू वगैरह सब बनाते हैं तो रोल टर्न आउट करते रहते हैं। इसी तरह कोई फ्राई करनी चीज़ के लिए अगर डीप ना हो तो उसको आप रोल करते रहेंगे तो उस हिसाब से बन जाएगा। साथ ही हम इसके साथ एक ड्रिंक पेश करेंगे जो 7 अप और हमारे पास पेप्सी के तौर पर मौजूद है, तो वो हम वो लगाएंगे। एक ग्लास चाहिए हमें, देखिए इसको टर्न करना है, इस तरीके से हमने इसको टर्न कर देंगे। टेम्परेचर भी इसका बिल्कुल नॉर्मल है, हीट से ज़्यादा इनके बाद मैंने इसको स्लो कर दिया है। आइस अब थोड़ा सा आइस क्यूब ऐड करेंगे। ठीक है, और ये इसको अगर आप चाहें तो 7 अप के अंदर जो है आप क्यूब डाल के भी कर सकते हैं, बाकी हम इसको 7 अप यूज़ करेंगे। और थोड़ा सा हमें फ्राई भी देखना है, ये इस तरीके से इसको टर्न करेंगे, यानी 3 टाइम हमने इसको टर्न किया और ये देखें बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन जो है हमारे पास वो रेडी हो गया है। हम इसको साथ आज जो है ड्रिंक के साथ हम सर्व करेंगे 7 अप, और उसको चूल्हा बंद कर दें। इस तरीके से आपने इसको ड्रिंक पेश करना है। और साथ ही हमारे साथ जो और मुख्तलिफ सारे ब्रांड्स हैं मैं उसका भी बता दूं, कनौर केचप है, चिली गार्लिक केचप है, टमाटो केचप है जो 100% प्योर टमाटो केचप से बना हुआ होता है, प्योर पल्प से बना होता है। ये देखें इस तरीके से हमने, और उसको आप जो है मज़ीद नंदराने पीसेस को कट भी कर सकते हैं आप नॉर्मल। मैं आपको कट करके भी दिखा देता हूँ एक चीज़ें, कुछ चीज़ें जो है एक्स्ट्रा जो पापड़ बच जाते हैं तो उसको आप छोटे छोटे चंक्स के तौर पे इस तरीके से इसको गार्निश भी कर सकते हैं आप। ठीक है ना, थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा और इसको
क्रिस्पी थोड़ा सा वो भी नज़र आ जाएगा आपको। तो ये हमारी पे बाइंडिंग होगी, देख रहे हैं। कम चीज़ों में आप ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं किसी चीज़ को। तो ये हमारे रोल भी आ गए। मज़ीद इस रोलों को अगर आप चाहें तो इस तरीके से कट कर भी दिखा सकते हैं, जो चीज़ी देखें आप, बिल्कुल आपने इस तरीके से चीज़ का फॉर्म इसको टच कर सकते हैं। जी हमारा ये चीज़ी रोल, जो स्प्रिंग रोल नज़र आ रहा है, साथ में केचप के साथ सर्व करें। गार्निश भी हो गया और इसको हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों से गार्निश कर सकते हैं, ठीक है जी। साथ ही इसके साथ हम पेश करेंगे कनौर केचप, ठीक है जी, चिली गार्लिक केचप, करशी का जाम शीरी रेड इलायची सिरप, जाम शीरी का रेड सिरप, और पर मिल्क जो हम हमेशा जो है ड्रिंक बनाते हैं, देखा होगा आपने। इस तरीके से ये ब्रांडिंग हमारे पास साथ है। हमारे 7 अप के साथ हमने आज पे ड्रिंक को पेश किया हुआ है। उम्मीद है कि, और हमारे साथ इसके साथ रफान कस्टर्ड भी है, जो इससे पहले हमने कस्टर्ड भी बनाया था। और पर की क्रीम हमारे साथ मौजूद है, जो हमने बहुत सारे क्रीमी चिकन वगैरह की रेसिपीज़ बताई है। मज़ीद मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में हांडी वगैरह की रेसिपी बताऊँगा। तो इसके साथ ही आप मुझे दीजिए इजाज़त शेफ़ बशीर ख़ान को, और इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ कल हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।